हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का सॉल्व पेपर का, जो कि हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है 3 सॉल्व पेपर हो चुका है। आज का होगा जो चौथा सॉल्व पेपर होगा, और इसमें टोटल जो है 15 सॉल्व पेपर दिया गया है, प्लस प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है वो 8 टोटल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और आज ये वीडियो उसी का नेक्स्ट ये वीडियो होने वाला है। अब इसमें 3 जो हो चुका है इसका जो है सॉल्व पेपर जीके का, तो आप लोग उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज का ये जो पोर्शन होगा ये चौथा पार्ट होगा, और चौथे वीडियो में हम देखेंगे 2018 का सेकंड शिफ्ट का, जो कि 22 दिसंबर 2018 को हुआ है, उसको हम देखने वाले हैं जीके के पोर्शन का। ठीक है, अभी जीके का चल रहा है। इसके बाद जैसे ये एंड होगा, इसके बाद हम हिंदी के जो है जितने भी 50-50 क्वेश्चन इस तरीके से करके उसको भी कराने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, ये बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, बौद्ध धर्म का मैंने एक वीडियो में कराया हुआ है। टोटल सारे कवर जितने भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने कराया हुआ प्लेलिस्ट में। इसका मैं जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, और ये 10 मिनट का ही वीडियो है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। इससे आपका जो है एग्जाम से संबंधित जितने भी इससे पॉइंट बनेंगे वो सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा, तो इन्हें जो है बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों की कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। तभी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दिया गया, तो वो वीडियो वो वाला ज़रूर आप लोग देखिएगा जो चैनल पेज पर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आया था, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। ठीक है, यानी कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में सम्राट अशोक के, ये बताना है। कलिंग की बात करेंगे तो ये आज के वर्तमान समय में उड़ीसा क्षेत्र है, उसको कलिंग कहा जाता था। तो वहाँ पर जो है कौन सा ये शिलालेख में जिक्र किया गया है, तो ये डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 13वें शिलालेख में क्या है, मेंशन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, 13वां शिलालेख। ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा स्तंभ शिलालेखों पर 14 अभिलेख प्राप्त हुए, जिसमें से 13वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा माना जाता है, और 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख मिलता है, तथा यह जो है युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 261 BC में लड़ा गया था, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग युद्ध में मारे गए थे। तो बहुत ही भयावह युद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसके द्वारा किया गया था। अब हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से जो लोथल है, लोथल एक स्थान का नाम है, तो इसकी खुदाई किसने किया था, खोज किसने किया था, तो ये किया गया था SR राव के द्वारा। ठीक है, लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद में जो है दक्षिण पश्चिम में भोगवा नदी के किनारे जो है ये अवस्थित है लोथल। ठीक है, इसके बाद इसकी खोज 1954 में किया गया था, और खोज किया था SR राव ने। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ से बंदरगाह तथा युगल समाधान पाए गए हैं, जिसकी खुदाई 1954 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तय किया गया था। ठीक है, तो ये था हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो ये लड़ा गया था टोटल 18 दिन तक। ठीक है, महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो 18 दिनों तक चला था, और इसमें जो है हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव और पांडवों नामक चचेरे भाइयों के बीच ये लड़ा गया था महाभारत का युद्ध। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन आया था, कनिष्का प्रथम के शासनकाल के दौरान जो है कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान की बात कर रहा है, तो हो जाएगा आंसर सी पार्ट। चरक जो थे ये प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे, जो कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान रहे थे। ठीक है, चरक जो थे एक महर्षि थे और आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे, और ये जो है कुषाण राज्य के राज्य वैद्य भी थे। इनके द्वारा रचित जो है चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। एक कुषाण साम्राज्य के संस्थापक जो थे कनिष्क प्रथम, उसके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है,
तो तारीख फिरोजशाही के लेखक के हैं जियाउद्दीन बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी। ये कौन है? ये एक इतिहासकार हैं और इन्होंने ही जो है ये पुस्तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। जियाउद्दीन बरनी के बारे में अगर देखेंगे तो 1285 से लेकर 1357 तक रहते हैं और इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है और इनकी प्रसिद्धीकृत जो है तारीख फिरोजशाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, जबकि जॉन लॉरेंस सीले, आर.सी. मजूमदार व सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे एक सिपाही विद्रोह बताया है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा, कभी भी इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? ये बताना है। तो किस सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1940 में। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1940 में लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। अब 1940 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है अगर देखेंगे तो 24 मार्च 1940 को जो है ये हुआ था अधिवेशन, जिसमें पाकिस्तान की मांग किया गया था। उस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में जो है कुछ मुस्लिम नौजवान अल्लामा इकबाल की सेपरेट मुस्लिम नेशन थ्योरी पर लगातार काम कर रहे थे और ये सभी ब्रिटिश इंडिया से जो है लंदन पढ़ाई करने आए थे। ठीक है, इनके बीच एक अलग देश बनाने को लेकर चर्चाओं और बहस का दौर चलता रहता था। उन बहस के कई मुद्दे होते थे कि ये किसे कैसे प्राप्त किया जाए। अंततः उन्होंने जो है नौजवान थे 1933 में नाउ और नेवर के शीर्षक से एक पत्रिका निकाली, जिसके संपादक जो थे वो चौधरी रहमत अली थे और इसी पत्रिका में पहली बार पाकिस्तान शब्द का जो है जिक्र किया गया था। ठीक है, तो ये बातें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो है ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, अरविंद घोष। भारत में वंदे मातरम जो है 1905 में अरविंद घोष के द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और ये पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। तो ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिन्हें तांत्या टोपे भी कहते हैं, इनको अंग्रेज़ों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दिया था? ये बताना है। ठीक है, तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दिया गया था? तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दिया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कब दिया गया था? तो 1859 में दिया था। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग टोपे इनका पूरा मूल नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? ठीक है, चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का कितना है ये बताना। 1/3वां भाग है या फिर 1/4वां या फिर 1/5वां या फिर 1/6वां। तो पृथ्वी के आकार की बात करेंगे तो 1/4वां भाग चंद्रमा का आकार है पृथ्वी के आकार का। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। पृथ्वी का व्यास जो है 12,742 किलोमीटर है और चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,476 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 27% है। अतः चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4वां भाग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? तो नासा के अनुसार अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम सितारा हो जाएगा। सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। रोहतांग दर्रा जो है मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी दर्रा है और यह कुल्लू घाटी को जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आया था, कौन सा जल काय जो है अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? इनमें से 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जल अंतराल है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, और ये भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पटाका जो है किस देश की मुद्रा है। पटाका जो है ये मकाऊ देश की मुद्रा है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा मकाऊ। पनामा जो है पनामा देश की मुद्रा, संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर जो है वो पनामा देश की मुद्रा हो जाएगा। लाओस देश की मुद्रा क्या है, लाओ की। मैक्सिको की मुद्रा क्या है, मैक्सिकन पेसो, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट जो है भारत में निवास करता है, ये बताना है। तो विश्व में दुनिया का जो है पूरा दुनिया की बात कर रहा है, तो इसमें जो है भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.5% है, जो कि विकल्प डी के आसपास है। तो आंसर आपका इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। इनमें से कंचनजंगा, नंदा देवी, गाडविन आस्टीन या फिर कॉमेट, इनमें से कौन सा बताना है कि कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसमें बी पार्ट। नंदा देवी जो है ये पूरी तरह कहाँ भारत में स्थित है, बाकी और पूरी तरह भारत में नहीं है। कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये भारत नेपाल सीमा के हिमालय में समुद्र तल से जो है 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके बाद अगर हम प्रश्नानुसार देखेंगे तो नंदा देवी ही सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, ठीक है। नंदा देवी शिखर हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य के पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7,816 मीटर है। और ये भारत की दूसरी तथा विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। 1988 में यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर का सम्मान भी इसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे, ये बताना है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये भारत के 6वें क्रम के राष्ट्रपति थे, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जो है 6वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई से 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा था। और 1977 के आम चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी पराजय हुई तो उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता दल पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया और निर्विरोध निर्वाचित हुए। और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है, ये बताना, ठीक है। चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना यानी कि जो कि अनुच्छेद 72 में मेंशन है, इसको क्या कहा जाता है, मोहलत, दंड विराम, क्षमादान या विनियम। इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा क्षमादान, ठीक है। इसको कहते हैं क्षमादान। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट होगा क्षमादान। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत जो है भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। और जब भारत दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर देता है तो इसे क्षमादान या फिर परिहार कहा जाता है या फिर रेमिशन कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया है और उसे जो है 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाए, तो इस तरीके से क्या कहेंगे इसको, तो इसको क्षमादान या फिर परिहार या फिर रेमिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 66 है और अनुच्छेद 74 है। इनमें से किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो भी हाल ही फिलहाल में भारत में हुआ है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा सी पार्ट, अनुच्छेद 66 के तहत करते हैं, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से बातें हो गई। अभी जो हाल ही फिलहाल में चुने गए हैं उपराष्ट्रपति, उनका क्या नाम है, तो जगदीप धनखड़ उनका नाम है, जो अभी हाल फिलहाल में जो है नियुक्त उपराष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है, जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नागरिकता से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है भाग 2 में है और इसमें जो है भारतीय नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 5 शुरुआती भाग में जो है भारत की नागरिकता के बारे में तथा अनुच्छेद 11 जो है कि कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए
भारत की संसद को जो है शक्तियाँ प्रदान की गई है और इसी को ध्यान में रखकर नागरिकता अधिनियम 1955 को संसद द्वारा अधिनियमित तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया? चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, छठी या फिर आठवीं या फिर नौवीं, इनमें से बताना किस अनुसूची में जो है अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है, ये बताना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। पाँचवीं अनुसूची में सारे प्रावधान किए गए हैं, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, छठवीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जनजातियों से संबंध में अलग उपबंध किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन के उल्लेखित है और नवीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट सी पार्ट हो जाएगा नागौर जिले में। कहाँ पेश किया गया था? नागौर जिला में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे एक्सप्लेन, अगर हम देखें तो नागौर जिला कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था और आंध्र प्रदेश पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य बने था। पंचायतों को कानूनी रूप से 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कानूनी रूप से इसको प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से वेब ब्राउज़र की बात करेंगे तो गूगल जो है वेब ब्राउज़र नहीं होता। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज और फायरफॉक्स, मोजिला, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सा इनमें से है, ये बताना है। तो बेसिकली किसके आंसर की बात करेंगे तो रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म बनता है और ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस में हार्डवेयर है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम तथा प्रेजेंट टाइम में जो डेटा रखा जाता है उपयोग में वो होता है ताकि कि वह डिवाइस को प्रोसेसर द्वारा जल्दी से पहुंच सके। रैम एक अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में या फिर वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 गीगाबाइट जो है कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी जिसको कहते हैं, मेगाबाइट यानी कि एमबी जिसको जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो कितने बाइनरी के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 MB के बराबर। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश किस टैब में जो है सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फॉन्ट हुआ, फॉन्ट विशेषताओं को बदलना, अनुच्छेदों को अनुकूलित करना, शैलियों का उपयोग करना, पाठ को ढूंढना और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं, वो किस टैब में दी गई होती हैं, ये बताना है। यानी होम टैब है, डिजाइन टैब है, रिव्यू टैब है या फिर इंसर्ट टैब है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ये सब सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएँ सुविधाएँ हैं ये सब होम टैब में दी गई होती हैं। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1943 में JW माचली और जे प्रेस्पर इकट द्वारा जो है बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो उसको कहा गया था इनिएक। क्या कहा गया था? इनिएक। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनिएक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म बनता है और इसको 1943 में परियोजना शुरू करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट PX के लिए जो है अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया। 1946 में आविष्कार पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जानते हैं? तो यह है कानपुर। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश को शहर को जो है चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य जो है किया जाता है? तो वो होता है पाई डंडा नृत्य। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा पाई डंडा नृत्य। ठीक है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय के द्वारा पाई डंडा नृत्य किया गया है और इसमें जो है भगोरिया नृत्य जो है मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया जो है होली के दौरान आयोजित किया जाता है जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनती हैं। छपेली नृत्य जो होता है वो हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड से संबंधित है। नटवरी नृत्य जो है क्लासिक नृत्य कथक से संबंधित है। ठीक है, जो कि उत्तर भारत में फेमस है। तो इस तरीके से बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद धागे का उपयोग जो है करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है चिकनकारी। चिकनकारी का काम जो किया जाता है वो सफ़ेद धागे पर
जो सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर कढ़ाई की जाती है और ये कहाँ पर होता है बेसिकली, तो ये लखनऊ इसके लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा चिकनकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आया था दिए गए विकल्पों में से जो है गलत जिला अथवा मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना है इनमें से। तो देखिए अमेठी गौरीगंज ये सही है। ठीक है, सोनभद्र का जो है मुख्यालय कहाँ, रावर्ट्सगंज। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना और कौशाम्बी का मुख्यालय वैशाली में दिया गया है, जो कि ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यही डी पार्ट हो जाएगा, हमें गलत ही पहचान करना था। कौशाम्बी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो वो मंझनपुर में है, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। तो इसमें से अगर देखेंगे तो अलीगढ़ की जो सीमा है ये मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। बाकी इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और इटावा ये तीनों की सीमा क्या है, मध्य प्रदेश के साथ साझा करती हैं। ठीक है, अब अगर हम देख लें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा और चित्रकूट, सोनभद्र, महोबा, जालौन आदि जिले जितने हैं ये मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले क्या है, हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में जो है पहचाना गया है। तो ये देखिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चन था, तो उस समय जो है 8 जिलों को पहचाना गया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा 8। ठीक है, अब तक इसमें जो है 115 जिले शामिल हो चुके हैं भारत के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जनवरी 2018 में जो है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वां राष्ट्रीय युवा समारोह का विषय क्या था, ये बताना। अभी 2018 में पूछा गया था, तो उस समय का विषय था संकल्प से सिद्धि। ठीक है, तो आंसर प्रश्नानुसार ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें 2021 का, तो 2021 का 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ, जिसका विषय युवा उत्साह नए भारत का ये था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद रखिएगा अगर आए तो। अगला क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। तो दस्तक अभियान उस समय चलाया गया था, जो कि ये संबंधित था जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन से संबंधित था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये फरवरी 2018 में स्टार्ट किया गया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था इसलिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था, इसमें से विकल्प हैं जो कि मिलाना है। गंगा नदी के किनारे, किस नदी किनारे, मतलब गंगा नदी किनारे कौन सा शहर है, राप्ती नदी किनारे, गोमती नदी किनारे और सई नदी के किनारे। तो देखिए इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अब इसमें अगर हम देखेंगे तो गंगा नदी के किनारे जो है बिठूर शहर है। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे जो है गोरखपुर आता है। राप्ती नदी के किनारे क्या आता है, गोरखपुर आता है। गोमती के नदी के किनारे जो है जौनपुर बसा हुआ है और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका बी पार्ट इसमें हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़कें कहाँ से कहाँ तक। 2018 का करंट अफेयर था, तो उस समय के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर तक विस्तार इसका है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी जो है ऊंचाई वाली सड़क का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो भारत में अगर हम देखेंगे तो सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है वो भारत सरकार के पास होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, भारत सरकार। ठीक है, और ढलाई कहाँ पर होता है, तो मुंबई, अलीपुर जो कि कोलकाता में पड़ता है, चेरलापल्ली एवं सैफाबाद जो कि हैदराबाद में है, नोएडा यूपी में, कुल 4 शहरों में जो है भारत की सरकार के टकसालों पर सिक्कों की ढलाई जो है की जाती है। 1 रुपये का नोट जो है भारत सरकार जारी करता है, जबकि अन्य नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। भारत का तीसरा पूछा गया था सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट हो जाएगा, बिहार। तीसरा सबसे अधिक कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा। और पहला की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरे स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है। भारत में जो है बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। बैंकिंग लोकपाल, अब अगर इसमें आंसर की बात करेंगे तो बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, तो बैंकिंग लोकपाल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। तो राइट आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही बता देना था बैंकिंग लोकपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से था।
जुलाई 2018 में मस्कट में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 8वें सत्र का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका नेतृत्व जो है सुरेश प्रभु उस समय थे, उन्होंने किया था। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस समय तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे सुरेश प्रभु, तो उन्होंने 2018 में किया था। अब इसका करंट अफेयर आप लोग इसको पढ़ के जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना, जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन प्रदीप्त बल्बों को एलईडी बल्बों के साथ बदलना है। तो वो योजना बेसिकली कौन सी थी? तो वो योजना थी उजाला योजना। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कब शुरुआत किया गया था? तो ये 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत किया गया था, जिसमें जो है एलईडी बल्ब प्रदान करना इसका उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, महिला एकल विंबलडन टेनिस 2018 का जो है किसने जीता खिताब? ये पूछा गया था 2018 के पेपर में। तो अगर 2018 की बात करेंगे तो एंजेलिक कर्बर के द्वारा जीता गया था, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखते हैं लेटेस्ट 2022 का करंट अफेयर देख लीजिएगा। 2021 विंबलडन चैंपियनशिप का आयोजन जो है विंबलडन लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था, जिसमें महिला एकल वर्ग की विजेता एशले बार्टी थी, ऑस्ट्रेलिया की है, और पुरुष एकल वर्ग के विजेता नोवाक जोकोविच के हैं, जो कि सर्बिया के थे, ठीक है। एशले बार्टी ने अब जो है संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल किसने जीता? तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, नजोमी ओकुहारा ने जो है जीता था उस समय। तो इसका आंसर उस हिसाब क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, और ये जापान की प्लेयर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस में जो है फ्रांस की रूस में 2018 फीफा वर्ल्ड कप जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति कौन बन गया था? ये बताना है। तो 2018 की बात कर रहा है, जब फ्रांस में हुआ था, फ्रांस की रूस में जो है 2018 फीफा की जीत के बाद यानी फ्रांस ने जीता था, तो वो तीसरा खिलाड़ी जो था वो था डिडियर देशचाम्स, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 2022 का अगर हम देखेंगे फीफा विश्व कप, तो ये कतर में खेला जाएगा, अभी प्रस्तावित है। तो आंसर आपका उसमें जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा, बाकी ये याद रखिएगा। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर, फिर दूसरा कर्नाटक, फिर चौथा जो आता है बिहार, यानी कि दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा बिहार, पांचवा गुजरात का आएगा। पहला किसका आता है? उत्तर प्रदेश का आता है। एपीडा का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या हो जाएगा? एपीडा का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म बनता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है भारत सरकार द्वारा 1985 में संसद द्वारा पारित करके भारत में जो है भारत सरकार के गजट में जो है ये 13 फरवरी 1986 को अधिसूचना जारी किया गया है। ये अथॉरिटी जो है प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के स्थान पर लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु किया गया था नेफेड को, ठीक है। नेफेड को स्थापित किया गया था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड को 2 अक्टूबर 1958 को जो है यह स्थापित किया गया था। नेफेड का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। मल्टी स्टेट सहकारी अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत है, और इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर जो है वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, वो कौन सी खेती है ये बताना है। तो उस खेती को कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग या फिर लंबवत खेती, ठीक है। उस खेती को क्या कहा जाता है? वर्टिकल फार्मिंग या फिर लंबवत खेती। अब इसमें जो 2 शब्द आवा है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, तो इसको देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स उसको कहते हैं जो बिना मिट्टी की खेती की तकनीक जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, ठीक है। जहाँ पर मिट्टी की जो है प्रयोग ना किया जाए उस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और इस तकनीक में मिट्टी के पोषक तत्व पानी में डालकर पौधों को छत या आंगन में रखा जाता है। इसके बाद एरोपोनिक्स क्या होता है? तो मिट्टी के उपयोग के बिना वायु या धुंध यानी कि वातावरण में जो है पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एरोपोनिक्स। यानी कि मिट्टी के उपयोग के बिना जब वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाया जाए तो उस प्रक्रिया को एरोपोनिक्स कहा जाता है।
और इस प्रकार की शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर करने वाली खेती को क्या कहते हैं? वर्टिकल फार्मिंग या फिर लंबवत खेती। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और ये इसका एंड हुआ। अब इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।